नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी परसेंटेज की पिछली 2 क्लासेस में परसेंटेज का बेसिक पढ़ चुके हैं। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम जो क्वेश्चंस की बुक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो राकेश यादव सर की 7800 प्लस, जिसमें TCS बेस्ड क्वेश्चन है, वो शुरू करने वाले हैं। और स्मार्ट बोर्ड है नहीं तो हम क्या करेंगे, केवल केवल क्वेश्चंस को पढ़ दिया करेंगे। अगर आपके पास ये वाली बुक हो तो और भी अच्छी वाली बात है। अगर ये वाली बुक आपके पास है, SSC की तैयारी के लिए बेहतरीन बुक है ये, ठीक है। अगर नहीं है तो हम एक बार क्वेश्चंस को पढ़ दिया करेंगे पूरा का पूरा। चलिए भाई, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन CGL मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुल छात्र शामिल हुए और 30% छात्र फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल होते हैं। X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% पास होते हैं। Y से उत्तीर्ण हुए छात्रों का, Y से फेल हुए छात्रों का परसेंटेज में बताना है कितना है, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में 2 कॉलेज है, एक कॉलेज X और एक कॉलेज Y। क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉलेज X में जितने भी छात्र आए हैं उससे 150% ज़्यादा किस में आए हैं, Y से आए हैं। 150% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 150% की फ्रैक्शन होगी 3/2, ठीक है। यानी कि अगर कॉलेज X से 2 बच्चे आए होंगे तो कॉलेज Y से कितने आए होंगे, 2 पे 3 ज़्यादा, कॉलेज Y से आए होंगे 5 बच्चे। अब ये तो रेशियो है, हम जो चाहे वो बना सकते हैं। आगे कैलकुलेशन करनी है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर कॉलेज X से 20 बच्चे आए हैं तो कॉलेज Y से कितने आए हैं, 50। अब केवल फेल की बात करते हैं, फेल की, क्योंकि हमसे फेल का ही डाटा पूछा गया है। क्वेश्चन, विद्यालय X के 30% छात्र फेल हो गए। अब बताओ, अगर X का 30% बच्चा, 20 का 30% कितना आएगा, 30% यानी कि 3/10, है ना। कितना, 6 बच्चे, 6 बच्चे फेल हो गए। और टोटल का जो फेल हुआ है, कह रहा है कि X और Y दोनों के मिला दिया जाए तो कुल संख्या का 80% बच्चे पास हुए हैं। कुल संख्या कितना है भाई, 50 और 20 70। 70 का अगर 80% पास हुआ है तो बाकी का 20% क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो टोटल बच्चे फेल के कितने होंगे भाई, 70 का 20% कितना आएगा, 14। अब कुल बच्चे 14 फेल है, कुल बच्चे कितने फेल हैं, 14। इन 14 में से 6 तो है किसके, X के, बाकी के 8 किसके होंगे, बाकी के 8 फेल होंगे Y के। और हमसे यही पूछा था कि Y का फेल परसेंटेज बताओ कितना है। तो Y के कितने बच्चे फेल हुए, 8 बच्चे, कितनों पे, 50 पे। 8/50 100 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 16%। ठीक है बच्चों, ये CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन ही है, CGL मेंस 2020। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिशु अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है। X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारी जो इनकम होती है, इनकम होती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। आय जो होती है वो बचत और खर्च का योग होती है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अगर हमारी इनकम 100 है और सेविंग्स हम X रुपये कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर आएगा 100 - X, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकम बढ़ गई 26%, 100 का 26% तो कितना आएगा, 26 ही आएगा।
अब ये जो इनकम बढ़ी है इसी की वजह से तो खर्च और एक्सपेंडिचर पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। या तो आप टोटल इनकम से निकाल लो भाई, यहाँ से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 126, फिर आप टोटल सेविंग्स निकाल लो, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो, तब भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो आप ये देखोगे कि इनकम केवल कितनी बड़ी है और खर्च कितना बड़ा है, एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है, बस और कुछ मत देखो। भाई इनकम बढ़ी है 26%, ठीक है, और सेविंग्स जो बढ़ी है, सेविंग्स बढ़ी है 50%। यानी कि अगर पहले एक्स रुपये बचा रहे थे तो अब कितना बचा रहे हैं, 0.5x। 0.5x ज़्यादा बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं भाई, पहले एक्स तो बचा ही रहे थे, अब क्या हुआ 50% ज़्यादा बचा, 50% ज़्यादा बचा है, यानी कि आधा और ज़्यादा बचा रहे हैं, है कि नहीं भाई। इनकम बढ़ी है 26 और सेविंग्स बढ़ी है आधी, और खर्च जो बढ़ा है, खर्च कितना बढ़ा है भाई, खर्च बढ़ा है 20%, यानी कि ये बढ़ा है 100 - x का 0.2 गुना। बस अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आसान नहीं है निकालनी। बताओ 0.2 के अंदर गुना करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 20 - 0.2x, 20 - 0.2x। 20 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, 0.5x में से 0.2x घटाएंगे तो कितना आएगा 0.3x। यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना। यानी कि अगर हमारा इनकम 100 है तो सेविंग्स कितनी है 20, और 100 पे कोई चीज़ क्या होती है परसेंटेज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सीजीएल मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। अब 66.2/3% की वैल्यू होती है 2/3। फिर मुझे इसका आगे चल के 30% भी करने हैं, 3/10। तो आप क्या करो, 3 और 10 का एलसीएम ले लो, और वो उसे क्या मान लो आप, उसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कैपिटल इतनी है, कुल संपत्ति इतनी है। ठीक है, 3 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। मान लेते हैं कि अनुजा के पास टोटल संपत्ति है 30। अब अनुजा के पास क्या है, इसका 2/3 है, 66.2/3%, 2/3 है, और फिर उस 2/3 का भी, उस 2/3 के भी 30% की वैल्यू, उस 2/3 के भी 30% की वैल्यू है 3/10। इतने यूनिट की वैल्यू है 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। देखो 3 30 से 30 तो कट ही जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1,25,000। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कुल संपत्ति का 45% बताओ। 45% यानी कि भाई 45% क्या होता है 5 गुना 9, यानी कि 5% का 9 गुना, और 5% क्या होता है 1/20, यानी कि 9/20। हमसे कुल संपत्ति का 9/20 भाग पूछा गया है, कितना होगा मतलब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू है 1,25,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,25,000/6। ठीक है, अब बस आपको यहीं पे गुना करनी है और कुछ नहीं करना। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2 दूनी 4, 4 से ये 2 0 काट दो और ये कटेगी 25 बार। कैसे कटेगी, क्योंकि भाई ये 2 0 क्या है, ये 1250 गुना 100 ही तो है, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। बस ये मेरा आंसर होगा। लास्ट में 1 0 आएगी, 25 × 75, 75 गुना 125 करना है।
अब मेरे पास ऑप्शंस भी हैं। देखो ऑप्शंस कितने अच्छे हैं, मैं पूरा करने का ही नहीं क्वेश्चन। भाई मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 गुना 25 गुना 1250। लास्ट में एक तो जीरो है, उसके बाद जीरो के बाद 3 पंजे 15 और पंजे पंजे 25, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में केवल एक जीरो होगी। अब मेरे पास चार ऑप्शन पता है क्या है। पहला ऑप्शन है 2,70,000, लास्ट में 4 जीरो कट गया, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 2,81,250, इसमें एक जीरो है। तीसरा ऑप्शन है 2,25,000, इसमें 3 जीरो है, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है 2,62,500, इसमें दो जीरो है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो केवल 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 क्या बचता है 2,81,250, आ जाएगा 2,81,250 की 550 250, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आगे इससे भी सॉल्व कराऊंगा मैं, बस उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ तक अप्रोच सोचनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। ए बी से 80% अधिक है, सी ए और बी के योगफल से 48 से 4/7% कम है, सी ए से कितने % कम है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से 80% ज़्यादा है। भाई 80% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, 80% की फ्रैक्शन होगी 4/5। ए और बी का रेशियो बना लेंगे। कह रहा है कि ए जो है बी से 80% ज़्यादा है, यानी कि बी 5 पे 4 ज़्यादा, यानी बी की वैल्यू अगर 5 यूनिट होगी तो ए उससे ज़्यादा है कितना 9। ठीक है, फिर आगे हमें कहा गया कि सी ए और बी के योगफल से, सी ए और बी के योगफल से 48 से 4/7% कम है। सी जो है वो ए और बी दोनों के योगफल से, ए और बी दोनों के योगफल से 48 से 4/7% कम है। ठीक है, 48 से 4/7। अब बताओ इसकी फ्रैक्शन बताओ कैसे बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन भी ले लूँ तो ये बचेगी 12 से 1/7%। अब 12 से 1/7% तो कुछ होती नहीं है कि नहीं। ये क्या आ जाएगी, ये आएगी 12 से 84 और 1 85/7, तो 4 गुना 85/7%। परसेंटेज जाने के लिए 100 से भाग कर दो, 17 पंजे 85, 5 20 100 और 4 से काटेंगे 5 बार, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 17/35। ये कितनी आ गई 17/35। यानी कि अगर ए प्लस बी दोनों की, ए प्लस बी दोनों की वैल्यू 35 यूनिट है, तो सी की वैल्यू कितनी है, उससे 17 कम। सी की वैल्यू कितनी होगी, 35 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 18। ठीक है, तो अब क्या बताओ, अब यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकाल दे, क्या हमारे पास ए और सी की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। भाई ए और सी का 9 18 लिख दे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर गलत कैसे हुआ। भाई यहाँ देखो, यहाँ ए और बी दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 14 यूनिट, 9 और 5 14। और यहाँ ए और बी को हमने कितना लिया है 35 यूनिट। तो इन दोनों को पहले इक्वल करो, तब जाके ए और बी और सी तीनों के रेशियो एग्जैक्टली बन पाएंगे। तो 35 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 70। 70 के लिए क्या करेंगे, इधर भी 70 बना दो, इधर भी 70 बना दो। यहाँ 70 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 70 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए केवल ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो। ए का रेशियो कितना है 9 पंजे, सॉरी फ्रेंड्स, कल किन्हीं कारणों की वजह से मैं क्लास अपनी पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और कल हम केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही कर पाए थे, है ना। तो आज इस क्लास को पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद इसे अपलोड कर देंगे। जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और कल शायद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, यह भी आपका CGL मेंस 2020 का ही एक क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि A और B का मासिक वेतन समान है। A, B और C अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देते हैं। A और B के दान के बीच का जो डिफरेंस है वो 400 रुपये है। A और B द्वारा दान किया गया कुल दान C की तुलना में 900 रुपये ज़्यादा है, तो C का मंथली इनकम पूछा गया है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि A और B दोनों का ही मंथली इनकम सेम है। अब जो ये दान करते हैं वो क्या करते हैं, A करता है 10%, B करता है 8%। A अगर 10% दान करेगा तो B 8% करते हैं और जो C है वो करता है 9% दान। ठीक है, दोनों के जो दान है इनका डिफरेंस कितना है भाई, दोनों का अगर इनकम समान है तो यहाँ पे क्या होगा, इनका दान के रेशियो भी समान होंगे, है कि नहीं भाई। जितना A का 10% होगा उतना ही B का भी 10% होगा भाई। यहाँ पे 10% और 8% दोनों के दान का रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2%। 2% की वैल्यू है 400। 2% की वैल्यू कितनी है 400, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 200। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 200। अच्छा, अगर A और B दोनों दान करें, तो दोनों कितना दान करेंगे, 18% दान करेंगे। 1% की वैल्यू अगर 200 है तो 18% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 3600। A और B दोनों का दान कितना आएगा 3600 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि C जो है वो A और B के कुल दान से 900 रुपये कम दान करता है कि नहीं। तो C ने कितना दान किया होगा भाई, इसमें से 900 घटा दो, 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना आएगा 2700। अब बताइए परसेंटेज में कितना क्या, 9%। 9% की वैल्यू अगर 2700 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3 हाँ सॉरी 300 आएगी। 9% की वैल्यू अगर कितनी है 2700, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 300। अगर 1% की वैल्यू 300 है, C की इनकम होगी कितनी, पूरी 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 300। आंसर कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए और आय में 29% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, और अब की बार फिर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। हमें क्या कहा गया कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। भैया मान लेते हैं कि रेनू की इनकम है 100 रुपये। 100 रुपये रेनू की इनकम है, उसमें से क्या करती है वो 20 रुपये सेविंग्स करती है। 20 रुपये सेविंग्स करती है तो खर्च कितना करती होगी 80 रुपये। आप चाहे तो यहाँ रेशियो लेके भी कर सकते हो, लेकिन आगे फिर मुझे इनका भी परसेंटेज लेना है तो इसलिए मैंने 100 माना है। फिर आगे क्या कहा गया कि अगर उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए और आय में 29% की वृद्धि हो जाए। देखो मैं केवल और केवल जो बढ़ा या घटा है सिर्फ उस पर देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। अगर इनकम 29% बढ़ेगी तो यानी कि कितने की वृद्धि हुई, टोटल 29। अभी जो 29 रुपये ज़्यादा बढ़े हैं वही तो इनकम और एक्सपेंडिचर की कमी या वृद्धि में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, है कि नहीं भाई। आगे कह रहा है क्या कि व्यय में 20% की वृद्धि होगी। व्यय में क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर जो हुआ है कितना हुआ है भाई, अगर इनकम 29 रुपये बढ़ गई तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है बताओ 20%। 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20% यानी 1/5 यानी कि 16। अब जो बढ़ी हुई इनकम है बस यहाँ पे गौर करना, बढ़ी हुई जो इनकम है वो है 29 रुपये। 29 रुपये में से उसने 16 रुपये खर्च कर दिए, तो बाकी के जो बचे हैं
बाकी के जो पैसे बचे हैं वो कहाँ गए, वो उसकी सेविंग में ही तो गए हैं भाई। अगर 29 रुपये उसकी इनकम बढ़ी, उसमें से उसने 16 रुपये खर्च कर दिए, बाकी के जो बचे 29 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 13। ये 13 रुपये कहाँ गए उसके, वो ये 13 रुपये हो गए इसके ऐड कहाँ, इनकम में। तो ये बताओ उसकी जो सेविंग्स बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है भाई, 13 रुपये बढ़िया है कितने पे, 20 पे। 13/20, 1/20 कितना होता है, 5%। 13/20 कितना आएगा, 5 का 13 गुना, 65%। ठीक है बच्चों, नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने % ज़्यादा है। ए बी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी बी की वैल्यू 5 यूनिट होगी तो ए की कितनी होगी, उससे 2 कम। फिर कह रहा है कि सी ए और बी के योगफल का 40% है, 40% की फ्रैक्शन भी 2/5, यानी कि ए और बी की वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो सी की वैल्यू होगी 2 यूनिट। अब यहाँ से बस ए और बी को आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट, यहाँ है 5 यूनिट, दोनों को इक्वल्स कर दीजिए, इधर 8 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो चाहिए बी और सी का। बी कितना भाई, 5 5 25 यूनिट, और सी कितना है, 8 दूनी 16। ये कह रहा है कि ये बताओ कि बी सी से कितने % ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 9 यूनिट। 9 की वृद्धि कितने पे, 16 पे। 9/16 कितना आएगा, 1/16 होता है 6.5%। 9/16 कितना होगा, 6.5 का 9 गुना, तो 9 × 54, 54 सही 9/4%, यानी कि 56 सही 1/4%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार 55 रुपये पर केजी की दर से 20 किलोग्राम चावल और 50 रुपये पर केजी की दर से 25 किलोग्राम, 60 रुपये पर केजी की दर से 35 किलोग्राम चावल खरीदता है और परिवहन पर 150 रुपये खर्च करता है। चावल को मिलाकर 62.56 रुपये की दर से बेचता है। पूरे लेन देन में उसे कितने % लाभ हुआ, ये बताना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन भी ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन है 8.8%, देखिए ये जो क्वेश्चन है 8.8, 12.5, 10.5, 9.2। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली डाटा क्वेश्चन है, लेंदी डाटा का है ना, यानी कि कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन कम कर पाए, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर टाइम बचा पाए तो हम कामयाब है, वरना नहीं। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम में आपको, जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रूल्स। 4 से कोई नंबर कब कटता है, 5 से कब कटता है, वैसे ही 9 से कब कटता है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के रूल्स का एडवांस वर्जन ही डिजिटल सम है। डिजिटल सम का मतलब क्या है कि आप किसी संख्या को तब तक आपस में जोड़ते जाइए उनके डिजिट को, जब तक हमारे पास एक डिजिट की संख्या ना आ जाए। जैसे यहाँ देखो 8 और 8 16, 16 का भी 6 और 1 क्या आएगा, 7, यानी कि 8.8% का डिजिटल सम कितना है, 7। दूसरी बात, डिजिटल सम पे कभी भी ना तो पॉइंट का कोई फर्क पड़ता और ना ही परसेंटेज का, बस नंबर्स को जोड़ते चलना है। 5 2 7 और 1 8, यहाँ 5 और 1 6, और यहाँ 9 और 2 11, 1 और 1 2। ठीक है, तो यानी कि चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग हैं। तो जो हमारा क्या करेगा, क्वेश्चन से जो आंसर से जो डिजिटल सम मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
जैसे यहाँ देखो, मैं इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। एक दुकानदार 55 रुपये पर केजी की दर से 20 किलो चावल लेके आता है। सीपी कितना है भाई, 55 की रेट से 20 किलो चावल लेके आया, फिर 50 की रेट से 25 किलो चावल लेके आया, और फिर 60 की रेट से 35 किलो चावल लेके आता है, और पूरे चावल पूरे उस पर 150 रुपये परिवहन के भी खर्च करता है, यानी कि इतना टोटल उसका सीपी है। ठीक है, एसपी पे क्या करता है वो, 62.56 के रेट से कितना किलोग्राम चावल हो गया, 25 और 35 60, 60 और 20 80, 80 किलोग्राम चावल बेच देता है। अब मैं क्या करता हूँ, सीपी और एसपी का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम में क्या होता है, देखो जहाँ जो चीज़ है वो तो वही करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप सब पे पूरे पे डिजिटल सम लगा दोगे। अगर बीच में कोई भी चिन्ह आ गया है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल संख्या का डिजिटल सम निकालना है, फिर बीच में जो मल्टीप्लाई वगैरह है वो करना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे डिजिटल सम कितना है भाई, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10, 10 का भी कितना आ गया 1, और यहाँ 8 और 0 का कितना है 8, 8 एकम 8, यानी कि एसपी का डिजिटल हमारा है 8। यहाँ देखते हैं कितना आता है, 5 और 5 10, 10 यानी कि 1, 1 दूनी 2, यहाँ डिजिटल सम आ गया 2, यहाँ कितना आएगा 5 और 2 7, 7 5 35, 5 और 3 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 3 8, 8 छंग 48, 48 में कितना आएगा 8 4 12, 2 और 1 3, इसका कितना आएगा 5 और 1 6। बीच में सबके प्लस का निशान है, तो सबको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो फिर वही क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। 8 और 2 10, 1 आ गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो सी पी का डेटा सम कितना आ रहा है 1। अब बताओ परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। परसेंटेज प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी, यानी कि 8 माइनस 1 अपोन कितना सी पी इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज। अब बस इसका डेटा सम देखो क्या बैठ रहा है, नीचे तो एक ही है ना, डेटा सम लगाते समय बस नीचे एक बनना चाहिए। 100% का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह परसेंटेज तो कट ही गया। 100 का कितना बना, एक 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 किसी मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा। 8 में से 1 गया, कितना आया 7, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट में जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा आंसर है। 7 किसका है, इसका है नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 है कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि समझाने में कितना टाइम लगा, लेकिन जब आप इसका इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ये मात्र 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे पूरा कैलकुलेशन में, तो आपको कम से कम 1.5 मिनट, तो आप कितनी भी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो, 1.5 मिनट कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो नोट करो, आगे देखते हैं। आज ये भी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए, 480 फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं ये हमें बताना है। अगर 92% पास हुए हैं तो बाकी के 8% फेल हुए होंगे। 8% की वैल्यू कितनी है 480, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 8 छंग 48, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 60, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे तो कितना आएगा 6000। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी के वजन का योग है 80 kg, ए के वजन का 50%, बी के वजन के 5/6 गुना के बराबर है। कह रहा है कि ए के वजन का 50%, 50% यानी कि आधा, बी के वजन का 5/6 भाग के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लो भाई, 2 तिया 6, और ये 5 बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a/5 बराबर b/3, तो ये 5 जो आएगा बटे में आ जाएगा। अब जब भी आप इक्वल से रेशियो में जाते हो तो हमेशा बटे की वैल्यू अपनी होती है, यानी कि ए के नीचे जो लिखा है वही ए यूनिट का मान, ए का मान होगा, और बी के नीचे जो लिखा है वही बी का मान होगा। तो जब भी आप बराबर से रेशियो में जाते हो तो ए कितना आ जाएगा 5 यूनिट, बी कितना 3 यूनिट। ए और बी दोनों का सम कितना हो गया 8 यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि डिफरेंस पूछा हमने 2 यूनिट। सम कितना है 80 kg, 8 यूनिट की वैल्यू अगर 80 kg है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 kg। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 180 के 15% यानी कि 3/20। इसमें आप क्या जोड़े, मान लो आपने x जोड़ा और ये हो गया 360 के 20% के बराबर। 20% यानी कि 1/5। बस काट लेंगे, 20 नहीं में 180 और 5 से काटेंगे तो कितने बार, ये तो कोई जीरो है ना, मल्टीप्लाई में 10 है, 2 बार कट गया। 36 दूनी 72, 9 के 27। तो x की वैल्यू जो आएगी होगी 72 - 27 यानी कि 45। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 एक नया कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयतन कितने % कम हो गई हमें बताना है। अच्छा वैसे ये बताओ कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h। अब एक मान लो हमने दूसरा बेलन लिया जिसकी त्रिज्या और h हाइट अलग है, उसका निकालेंगे तो क्या होगा, उसका भी πr²h होगा। मान लो इसकी त्रिज्या छोटा r है और हाइट है स्मॉल r, इस वाले बेलन की कैपिटल R और H है। लेकिन जब हम इनका रेशियो लेंगे तो होगा क्या, पाई से पाई तो कट ही जाएगा। यानी कि इनका हम वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम के रेशियो में, बस आप क्या करो, जो भी त्रिज्या का रेशियो है उसको तो कर दो स्क्वायर, और जो हाइट का रेशियो है उसको कर दो स्क्वायर में मल्टीप्लाई। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बेलन के है ना वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बेलन के वॉल्यूम का रेशियो के लिए आ जाएगा। अब देखते हैं कहाँ क्या गया। कह रहा है कि नया बेलन बनाने के लिए बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि अगर पहले त्रिज्या 5 थी तो अब घटा के 4 कर दी गई है। और हाइट जो है हाइट वो 20% बढ़ा दी गई है, यानी कि हाइट अगर पहले 5 थी तो अब बढ़ा के क्या कर दी गई है, 6 कर दी गई है। वॉल्यूम का रेशियो बताओ क्या आएगा। वॉल्यूम के रेशियो के लिए क्या बताया मैंने, जो रेडियस है उसका स्क्वायर इंटू हाइट, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 की 5 में गुना गया तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 125। और यहाँ से कितना आएगा 4 चौक 16 छिका 96। यानी कि पहले वॉल्यूम अगर 125 यूनिट था तो अब वॉल्यूम कितना हो गया 96। कितना घटा भाई, कितना घटा है, ये घटा है 25 और 4 29 की कमी। अब 29 की कमी है कितने पे, 125 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब आप कर लो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। 5 से काटने से अच्छा है कि आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे हो गया क्या, बटे में 10 बन जाएगा, एक स्थान बाद बोर्ड लगा देंगे। 29 अटे कितना होता है 8 से 24, 240 में से 8 घटाएंगे तो 232 आएगा, 23.2%। इतने की कमी होगी। ठीक है बच्चा, नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इसका हमेशा एक रिजल्ट आता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमेशा ये बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a अपॉन बी जो होगा वो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये रिजल्ट है। देखो अब अगर इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ, वैसे x अपॉन वाई मान लो, a प्लस बी को x मान लो, a माइनस बी को y मान लो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो x प्लस वाई आएगा, x की वैल्यू है a प्लस बी,
प्लस वाई की वैल्यू है ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। अब यहाँ से बताइए, देखो प्लस बी माइनस बी तो कट गया, माइनस के अंदर गुना करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा बी प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ बी बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ बी बचेगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा। तो बेसिकली ए प्लस ए अपॉन बी जो आएगा वो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी का आएगा। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट जो बनता है, यहीं से हमारा तीसरा कंसेप्ट बनेगा कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर है। तो हमें से ए बाई बी जो होगा वो सी बाई डी के भी होगा। ठीक है। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड के 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको ये याद रखनी है। अभी मैंने बीच में आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताए हैं, क्योंकि हमारा जो है इसका कॉम्पोनेंट डिविडेंड का यूज़ करके हम 15 क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है। आप ये नोट करो, बताते हैं कैसे होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 780 के x माइनस 10% के से कितने % अधिक होगा। निकटतम पूर्णांक तक बताना है और ऑप्शन है 17, 18, 12 और 14। ठीक है। देखो 110 को x% कम कर दे, भाई कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है, अगर मैं इसे x% कम कर दूंगा तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 110 का 100 माइनस x%। ये जो है ये 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर है। 50 को अगर x% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x%, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से अगर देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से 11/5 जो आएगा वो आएगा 100 प्लस x अपॉन 100 माइनस x। आप चाहो तो है ना तिरछी गुणा करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी बताया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम ये लगाते हैं तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी तो है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है c अपॉन डी के। तो यहाँ से 100 अपॉन एक्स जो आएगा, 100 अपॉन एक्स जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 11 प्लस 5 16 अपॉन 11 माइनस 5 6। ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 100 इंटू 3/8, 100 इंटू 3/8 और काटेंगे तो आएगा 75/2। x की वैल्यू कितनी आएगी, 75/2। अब आगे जो पूछा वो निकाल देते हैं। कह रहा है कि 650 का x%, 650 का x%, 650 का x%, 650 का x% जो है वो 780 के x माइनस 10% से कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में बताना है। 780 का x माइनस 10, अब 75/2 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 55/2। इससे कितना ज़्यादा है, कितने परसेंटेज ज़्यादा है, तो परसेंटेज में आप रेशियो ले लो, क्योंकि परसेंटेज में तो बदलनी चीज़ें। यहाँ परसेंट से परसेंटेज काटेंगे, 2 से 2 भी कट जाएगा। अब ये 130 से कट रहा है, 130 × 780 और 130 × 650, फिर कट रहा है 5 से, 5 11 55
और 5 15 75, और तो कुछ नहीं कटता। रेशियो कितना बन के आएगा, 15 5 75 और 11 6 66, यही आएगा। कितना ज़्यादा है, 9 एक्स्ट्रा है कितने पे, 66 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 पे कितना। अब भी ये कट रहा है, किससे कट रहा है भाई, 3 3 9 और 3 22 66। चाहो तो अब भी काट सकते हैं, ये 50 आएगा और ये कितना आएगा, 11। तो देखो मुझे निकटतम पूर्णांक तक बताना है, या तो आप क्या करो, 150 को सीधा भाग दे दो 11 से, ठीक है। तो 150 आएगा ना, 3 5 15, सीधा भाग देंगे 11 से, ठीक है। बताइए लगभग कितना आएगा, 150 को 11 से भाग दें, 11 गुना 14 कितना होता है, 154, तो यानी कि 14% के आसपास आएगा। 14% के आसपास आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। 14% के आसपास आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन में 17 18 12 और 14 है कि नहीं। तो 14 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो आसपास तो 14 के ही है, ठीक है। तो यहीं तक रख लेते हैं आज अपनी क्लास को, क्वेश्चन नंबर 15 तक रखते हैं। और क्या अच्छा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बने रहिए साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। थैंक यू सो मच।